तो अगर एक रिलेशनशिप कंसेंशुअल हो और ब्रेकअप के बाद एक पार्टनर दूसरे पर रेप का आरोप लगा दे, एलिगेशन लगा दे, तो क्या ये कानूनी रूप से सही है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो ना सिर्फ लॉ की समझ बढ़ाता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स और क्रिमिनल लायबिलिटी के बीच का लाइन कैसे ड्रॉ किया जाए। तो आज हम इस डिसीजन के डीप में जाएंगे और ना सिर्फ लीगल टर्म्स में बल्कि प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। ये केस एक अपीलेंट जो कि लड़का था उसके अपील पर बेस्ड है, जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उसके खिलाफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर को रिवर्स किया जाए। दरअसल यहाँ हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट यानी लड़की की तरफ से फाइल की गई एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया था। एफआईआर में आईपीसी के सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन जो रिपीटेड रेप ड्यूरिंग रिलेशनशिप से डील करता है और सेक्शन 506 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से डील करता है, इन सेक्शंस का जिक्र था। अब जरा कंप्लेनेंट और अपीलेंट उस लड़का और लड़की की रिलेशनशिप की टाइमलाइन भी देखते हैं, क्योंकि यही हमको केस को समझने में मदद करेगा। दोनों की मुलाकात 2017 में एक फोन कॉल के जरिए हुई थी एंड इसके बाद दोनों ने नवंबर 2017 और अप्रैल 2018 में पार्क में मिलना शुरू किया। उसके बाद इनके बीच एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेकिन लड़की यानी कि कंप्लेनेंट का ये कहना था कि जनवरी 2019 में अपीलेंट यानी लड़के ने उसका एड्रेस ढूंढकर उनके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। इस केस में अपीलेंट ने कंप्लेनेंट से शादी करने से मना कर दिया, जो कंप्लेनेंट के एलिगेशंस का सेंट्रल इशू था। एफआईआर के अकॉर्डिंग, एज पर दी एफआईआर, अपीलेंट ने कंप्लेनेंट के साथ जबरदस्ती और धमकी के जरिए सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन किया। तो ये तो था केस का बैकग्राउंड। अब हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का क्या स्टांस रहा था वहां पर, ये भी देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि एफआईआर और कंप्लेनेंट के सेक्शन 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट से ये प्रमाणित होता है कि रिलेशनशिप कंप्लेनेंट की मर्जी से नहीं था। यहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि एलिगेशंस आईपीसी के सेक्शंस के तहत ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट का कहने पर ज्यादा वेट दिया, उस लड़की के एलिगेशंस पर ज्यादा वेट दिया, बिना उसके पीछे के रिलेशनशिप डायनामिक्स को डिटेल एनालाइज किया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर आते हैं जो इस केस के असली एसेंस को डिफाइन करता है। यहाँ जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस सिंह की बेंच ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को रिकंसिडर किया और एफआईआर के कंटेंट्स का डीप एनालाइज किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए जो आपको समझना ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ रिलेशनशिप शुरू में कंसेंशुअल था। अगर कंप्लेनेंट को जबरदस्ती लगता तो वो उसी वक्त या फिर कुछ ही दिन बाद में एफआईआर फाइल करवा देती। ब्रेकअप के बाद एफआईआर फाइल करना एक तरीके से यहाँ अल्टीरियर मोटिव का संकेत देता है। ऑल्सो बेंच ने यह ऑब्जर्व किया कि कंप्लेनेंट ने अपीलेंट के साथ अपना प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन बनाए रखा। अगर रिलेशनशिप जबरदस्ती का होता तो कंप्लेनेंट का अपीलेंट से मिलना और फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं चाहती। और यहाँ एक चीज और ऑब्जर्व की गई ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि एफआईआर में कंप्लेनेंट ने क्लेम किया कि अपीलेंट ने उनका एड्रेस खुद से ढूंढा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट करते हुए कहा कि बिना कंप्लेनेंट की मर्जी के अपीलेंट उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं जान सकता था। तो ये कहना यहाँ पर गलत लगता है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप को ब्रेकअप के बाद क्रिमिनल बनाने की कोशिश एक ग्रॉस मिसयूज ऑफ लॉ के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव की बात करना भी जरूरी है। इस केस का जजमेंट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज है। आइए समझते हैं इस फैसले के कुछ ग्राउंड लेवल इंप्लीकेशंस। देखिए, हमारे कानून का एम है इंसाफ दिलाना, ना कि पर्सनल ग्रजेस और बदले का हथियार बनना। अगर हर ब्रेकअप के बाद रेप के एलिगेशंस लगाए जाएंगे तो असली केसेस के लिए जस्टिस डिले हो सकता है एंड इस वजह से कोर्ट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं जब किसी केस में अल्टीरियर मोटिव का सिग्नल या हम कहें संकेत मिलता है तो। एंड आजकल के रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में कंसेंट और कर्षण का कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। जब एक रिलेशनशिप दोनों पार्टीज की मर्जी से शुरू होता है तो उसे जबरदस्ती का नाम देना एक सेंसिटिव लीगल और सोशल इशू बन जाता है एंड ये कोर्ट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और तो और ऐसे फॉल्स एलिगेशंस का इंपैक्ट सिर्फ एक्यूज पर नहीं होता बल्कि पूरे लीगल सिस्टम पर होता है। इनोसेंट लोग अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन और सोशल स्टिग्मा फेस करते हैं और असली विक्टिम का केस वीक हो जाता है क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट लीगल सिस्टम पर कम हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बैलेंस क्रिएट करता है कि एक तरफ ये जेन्युइन विक्टिम्स के लिए एक मैसेज है कि आप टाइमली और सॉलिड एविडेंस के साथ केस फाइल करना जरूरी है
एंड दूसरी तरफ ये फॉल्सली एक्यूज्ड लोगों के लिए एक रे ऑफ होप है कि लॉ मिसयूज के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है। कोर्ट का ये मानना था कि इस केस को आगे बढ़ाना एक वेस्ट ऑफ जुडिशियल रिसोर्सेज होगा और इस वजह से एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्रैश कर दी गई। दोनों पार्टीज अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू करना अननेसेसरी हैरेसमेंट के बराबर होता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि रिलेशनशिप शुरू करते वक्त दोनों पार्टनर्स का एक्सपेक्टेशन और बाउंड्रीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन अक्सर लीगल कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। एंड अगर आप किसी हरासमेंट या फोर्स का शिकार हैं तो तुरंत कंप्लेंट करें और प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करें। हर सिटीजन का ड्यूटी है कि वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और लॉ का मिसयूज ना करे, क्योंकि मिसयूज से ना सिर्फ एक्यूज्ड सफर करता है बल्कि जेन्युइन विक्टिम का ट्रस्ट भी सिस्टम से उठता है। तो ये केस एक रिमाइंडर है कि लॉ का मिसयूज ना करें और अगर आप विक्टिम हैं तो टाइमली और ट्रूथफुल एक्शन लें। रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स लाइफ का पार्ट है, लेकिन उनका कानूनी मिसयूज करना सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल लीगल टॉपिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।